आज DPP 6 के फर्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि कोशिश करेंगे कि आज प्रोबेबिलिटी पूरा हो जाए। तो फर्स्ट 5 में कोई डाउट? वो कह रहे कि इन साइकिल्स में ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो जाए। एक साइकिल के अंदर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी P दे रखी है, ठीक है ना। मान लो मैं कहूं कि पहले साइकिल में डिटेक्ट नहीं हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1 माइनस पी। दूसरे में भी नहीं हुआ, 1 माइनस पी, तो दोनों में नहीं हुआ, 1 माइनस पी स्क्वायर्ड, है ना। अगर मैं कहूं कि n साइकिल्स में ऑब्जेक्ट डिटेक्ट ही नहीं हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 माइनस पी की पावर n, ठीक है ना। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी है कि n साइकिल में ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हुआ, किसी एक साइकिल में हो गया होगा, ठीक है ना। 1 माइनस पी की पावर n, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि n में से किसी भी साइकिल में ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हुआ, बट एटलीस्ट 1 में हो गया होगा। समझ में आया क्या? इट इज 1 माइनस पी रेज़ टू n। वो उसने ये कहां कहा है कि सिर्फ एक में ही हो? ऐसा कहा है कहीं? भाई ऑब्जेक्ट विल बी डिटेक्टेड, राडार आपका सही है तो सब साइकिल्स में डिटेक्ट कर ही लेगा ना उसको, अप टू 5, अप टू 10, 8 देखो, एटलीस्ट 1 चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 3 चिल्ड्रन इज ए बॉय, इट इज गिवन टू यू। प्रोबेबिलिटी दैट 2 of the children are boys, ये है ना। देखो वैसे अगर मैं बिल्कुल सिंपल सोचूं कि कम से कम 3 में से एक बॉय है ना, मैं ऐसे सोच रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीनों बॉय, 2 बॉय 1 गर्ल। अब इसको आप यूं भी लिख सकते हो, सही है ना, और ऐसा भी सोच सकते हो। सही है भाई, जो उसने कहा है कि ये इवेंट हो गई है भाई, एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज अ बॉय, ठीक है, इनमें से कुछ हो गया है। अब पूछा क्या है? 2 of the children are boys, 2 of the children are boys, 2 of the children are boys, सही है। तो टोटल कितने हैं? 7, तो 3/7, बिल्कुल सिंपल। कोई यूं भी सोच सकता है, देखो अल्टरनेट वे भी मैं बताऊं कि आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। लेट्स से मैं E2 और E1 से डिनोट कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी E2 गिवन E1, E1 क्या है? कम से कम एक बच्चा बॉय है, ठीक बात है ना। अब तुम सोच रहे हो कि यार ये 3 प्लेसेस हैं, हर प्लेस को मैं बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल से भर सकता हूं, 8 पॉसिबिलिटी है। बताओ जरा E1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जो डिनोमिनेटर में आएगी? एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज अ बॉय। इन 8 केसेस दिमाग में ला रहे हो, उसमें से तुमको लगता होगा एक केस हटा दीजिए सर, जी वाला, बाकी सब ठीक है, सही है ना। इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई 7/8, ठीक है ना। गिवन दैट दिस, अब ऊपर आ जाते हैं, E2 इंटरसेक्शन E1। E2 क्या है? 2 बच्चे बॉय हैं, और E1 क्या है? एटलीस्ट 1 इज अ बॉय। E2 इंटरसेक्शन E1 करना है। तुम कहोगे सर इनमें से 2 प्लेसेस पर बॉय आना चाहिए, ठीक है ना। तो तुमने कहा कि 3 में से कोई 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर लो सर जहां पर बॉय रखोगे, ठीक है ना। सपोज कर मैं इन प्लेसेस को सेलेक्ट कर गया, है ना, समझ में आ रही बात, और यहां पर गर्ल आ गया। ये जो GBB लिखे हैं ये 3C2 वे से हो सकते हैं। अब किसी एक वे की प्रोबेबिलिटी देखो, इट इज 1/2, 1/2, 1/2, तो इट इज 1/2।
आया बात समझ में? बर्नौलीज मतलब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी जो बताई थी कि NCR, सक्सेस, फेलियर, इस तरह से बॉय गर्ल, ठीक है। कोई 9th भी पूछ रहा था? 10th इजी है। 10th क्या कह रहा है देखो, उसने एक टेबल बना के दे रखी है और उसने कहा है कि PIJ, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि पार्टी J विंस द जनरल इलेक्शन व्हेन पार्टी I इज इन द पावर, ठीक है। तो बताओ जरा P12 क्या डिनोट करेगा? 1 इज इन पावर एंड 2 विंस द इलेक्शन, ठीक बात। अब देखो टेबल में ही देखना, तुमको वहीं समझ में आ जाएगा। कह रहे कि 2 will be in power after the next 2 election, election 1, election 2, ठीक है, ऐसा समझो। और अभी कौन पावर में है? 1 पावर में है। देखो तुम सोचोगे कि सर अभी 1 पावर में है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अभी टोटल प्रोबेबिलिटी अभी 1 पावर में है। फर्स्ट वाला इलेक्शन 1 जीत जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P11। पहला इलेक्शन पार्टी 1 पावर में है और 1 ही जीत गई। अब उसके बाद में सेकंड इलेक्शन हुआ, तुम कहोगे आप सर सेकंड को जिताओ, तो इट इज P12, या तो ये हो जाए। बात समझ में आई? या फिर सर पहला इलेक्शन जो है वही पार्टी 2 जीत जाए, ठीक है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? P12। सही है ना कि पहला इलेक्शन पार्टी 2 जीत जाए और सेकंड इलेक्शन अपनी पावर को मेंटेन करे, सर सेकंड वाला भी जीत जाए। तो यहां पर क्या आएगा बताओ जरा? 2 कहां गया? ये तो गड़बड़ है यार। और अपनी पावर को मेंटेन करते हुए सेकंड इलेक्शन जीत जाए। वेरी गुड। PT22 प्लस, हाँ अब तुम कहोगे सर थर्ड जीत जाए और थर्ड से 2 जीत जाए, ठीक बात। अब वो भर लेंगे अपन। अप टू 15, 11th में वो जो बर्ड है आउल, वो कह रहे हैं कि 2 बर्ड उड़ के वहां गए, वहां से 2 बर्ड यहां आ गए। और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि केज 1 के अंदर वो आउल है। आउल केज 1 में क्या कैसे रहेगा भाई? या तो मूव ही नहीं किया, अच्छा मूव क्या हुआ? मूव नहीं किया, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करो, केज 1 से केज 2 के अंदर 2 बर्ड भेजो, ठीक है। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितने बर्ड हैं? 62। 2 बर्ड भेजे, टोटल सैंपल स्पेस, और आउल नहीं गया, तो फिर कौन गया? 5C2 से कोई गए। अब देखो, अब ये सेकंड केज में आ गए हम, कि सेकंड केज के अंदर अब टोटल 8 हो गए। 8 में से कोई 2 बर्ड भेजने हैं वापस 8C2, और अवल चला, अवल तो आया ही नहीं था, कौन जाएगा? सर सारे के सारे दूसरे बर्ड हैं। समझ में आया? 1 प्रोबेबिलिटी है ना, दोनों बर्ड वापस आ गए, ठीक बात, यही लिखा हुआ वहां पर, ठीक है ना। अब ये तो बात हो गई कि अवल गया ही नहीं, तो अवल इसमें ही रहा केज 1 के अंदर। या फिर ये हो जाए सर अवल गया वापस आ गया। 8C2 से आपने 2 बर्ड भेजे, 1C1 से अवल गया, और अच्छी है ना, हाँ ठीक है। और बाकी कौन सा बर्ड गया? 5 में से, है ना, 5 में से गया। अब उधर दूसरे केज के अंदर 8 बर्ड हो गए, 2 लेकर आने,
HC2 से 2 बर्ड सेलेक्ट किए, 1C1 से ओवल आए, 7C1 से 1 बर्ड हो रह जाए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? अप टू 15 हो गए? गुड, बढ़िया है। आज प्रोबेबिलिटी पूरा कर लेते हैं। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एक कंसेप्ट बताता हूं। If P be the chance of success of A in any venture, and the M denotes the amount which he will receive in case of success, then P into M is called his mathematical expectation. ये कंसेप्ट गेम्स के अंदर यूज होता है कि जैसे सपोज करो कि 2 प्लेयर्स हैं और पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से प्लेयर ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी लेट से 75% है, बी की 25% है। दोनों मैच में एंटर होते हैं। ये मैच से पहले की बात है, डेटा बेस्ड, कि 70% चांस ये है कि ए और बी में मैच होगा तो ए जीतेगा, 75%। अब मैच शुरू होता है और ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी मैच का विनर होगा उसको लेट से 10,000 रुपीज प्राइज मिलेगा। मैच शुरू हुआ, ठीक है। अब एग्जैक्टली कौन जीतेगा ये तो हमें मालूम है कि कोई नहीं जानता। आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि 75% प्रोबेबिलिटी है ए के जीतने की, पर कौन जीतता है एक्चुअल के अंदर कोई पता नहीं। अब मैच शुरू हुआ और किसी बीच की स्थिति के अंदर मैच को फोर्स्ड कंडीशन हो गई, मान लो कुछ भी हो गया, मैच को रोकना पड़ा, तो वो जो 10,000 रुपीज जो है ना, और मैच बाद में हो नहीं पाया, तो वो जो 10,000 रुपीज किस रेशो के अंदर ए और बी में बटेंगे ये डिसाइड किया जाता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से। ठीक है, बात समझ में आ गई कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है क्या? एक क्वेश्चन से अपन डिसाइड करेंगे, क्योंकि देखो हो सकता है यार 75% ए के जीतने की चांस थे, लेकिन मान लो बी ने बहुत अच्छा उस मैच के अंदर परफॉर्म किया और मान लो बस बी जीतने ही वाला है
और मैच रुक गया, तो बी को जो उसने अच्छा खेल दिखाया उसके बेसिस पर कितना पैसा उसको दिया जाएगा 10,000 में से, और रिमेनिंग ए को कैसे मिलेगा। बात समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन के थ्रू और इसको समझते हैं। Two players of equal skill, A and B, are playing a game. The game is abundant due to forced condition. When A wants 3 points and B wants 2, to win लिख दो आगे, to win. If the prize money is rupees 16,000, how can the referee divide the money in a fair way? ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का कंसेप्ट यूज किया जाता है जब भी आपको डिवाइड करना हो, कोई चीज बीच में छोड़ दी गई हो। ओके, तो हम क्या करते हैं, अब शुरुआत मैच से पहले ये आपको बता दिया गया कि दोनों प्लेयर इक्वल स्किल के हैं, 50% दोनों के चांस हैं जीतने के। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट को जीतने की प्रोबेबिलिटी दोनों की बराबर बराबर है। बट मैच प्रोसीड हुआ और एक मोमेंट पर जब बी को ए को 3 पॉइंट्स चाहिए थे जीतने के लिए और बी को 2 चाहिए थे, तो मैच अबंडन कर दिया गया। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि उस पॉइंट पर अगर मैच आगे चलता तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, उस वक्त क्या थी, और उसके हिसाब से हम उसको मतलब रेफरी प्राइज मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है ना, तो हम उस पॉइंट पर बात करते हैं जहां पर मैच को अबंडन किया गया कि अगर मैच होता, आगे प्रोसीड करता, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब तुम ए के ऊपर फोकस करो कि भाई ए कैसे जीत सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी एक पर। ठीक है, मैं ए पे कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस। कोई एक पॉइंट जीते ए
उसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, सक्सेस। ठीक है, तुम कहोगे सर इवेंट अगर हम तैयार करें ए के जीतने की, तो दैट इवेंट विल बी स्ट्रेट एस एस। कितने का है? 3 पॉइंट का है ना, कि सर 3 पॉइंट जीत गया स्ट्रेट, मौका ही नहीं दिया बी को। ठीक है, तुम कहोगे सर ऐसा भी हो सकता है कि पहला पॉइंट जीता, दूसरा पॉइंट हार गया, और तीसरा तो उसको जीतना जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है ये बात कि पहला जीता, दूसरा हार गया, तीसरा जीता। कितने हैं? एक और आएगा क्या? 3 है, मैं बार बार 2 दिमाग में आ रहा है, 3 पॉइंट से। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब तुमको लग रहा है ना, थोड़ा सा अगर अपन सोचें कि सर ये एफ तो कहीं भी, कहां 4 में, यहां थोड़ी एफ आएगा, वो तो खत्म हो गया ना गेम। तो तुम मानते हो कि ये जो एफ है इन 3 प्लेसेस में कहीं पर भी आ सकता है। चौथा तो जीतना जरूरी है। एक, अच्छा तुम ये भी मानते हो कि 2 एफ मत लेना सर, बी जीत जाएगा, आप तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक बात है ना? तो अब मैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। ठीक बात। और कोई केस तो है नहीं तुमको दिखाई दे गया कि सर आपने बाकी यही काउंट कर लिए, यानी एस एस एफ ये वाला भी काउंट कर लिया, एफ एस एस ये वाला भी काउंट कर लिया। ठीक है ना? अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहला गेम ए जीते, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दूसरा, तीसरा, मेरे हिसाब से ये 1/2 क्यूब हो गया कि 1/2 क्यूब से ए जीत गया। प्लस अब तुम क्या कहोगे कि सर पहले एफ का डिसाइड कर लेते हैं, एफ कहां पर है ना? मेरे हिसाब से जैसे अगर तुमको, अभी मैं एफ का नहीं बता रहा हूं, अभी मैं अगर तेरे को बोलूं कि यार इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बता दे तू मुझे। हाँ, 1/2 की पावर 4। सही बोल रहा है क्या? 1/2 की पावर 4। और तुम कहोगे कि सर ये एफ को तुम इधर इधर अरेंज करोगे तो वो 3 तरीकों से कर सकते हो। सही है? ठीक है क्या? या यूं लिखें, ये ज्यादा बेहतर है। एक ही बात है खैर, पर समझाने के लिहाज से ये ज्यादा बेहतर है। कि सर 3C 2 वेज से आप पहले एफ को सजा दीजिए, फिर एस एफ एस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2 क्यूब। और लास्ट वाला तो आप जिताना चाहोगे ही। एक ही बात है, बस लिखने का तरीका मैंने बदला है, बाकी तो सेम बात है कि लास्ट वाला आप जिताना चाहोगे ही। ये बात समझ में आ गया? सो दिस कम्स आउट 1/8 प्लस 3/16, दैट इज 5/16। तो उस मोमेंट पर हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/16 थी। ठीक है? तो अगर मैं कहूं कि फिर ए की एक्सपेक्टेशन क्या हुई, इसको जनरली हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए, कि उस वक्त ए को फेयरवे में क्या मिलना चाहिए। तो अब ये कंसेप्ट काम में आ गया कि P into M मिलना चाहिए। तो P इज 5/16 एंड M इज द मनी इन्वॉल्व। इन केस ऑफ सक्सेस उसको कितना मिलेगा? 16,000। सो व्हाट विल ए गेट is 5,000 and remaining will be given to B. मेरे हिसाब से तुम अब B की प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट नहीं करोगे, है ना, कि सर हो गया ना। अच्छा, वैसे ही थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं कि अगर हम बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालते तो कैसे निकालते? एस एस, है ना। फिर तुम कहोगे कि एक एफ ले आओ, है ना, एक एफ से बना दिया तुमने,
एस एफ एस एफ एस एस, ऐसा बना दिया। फिर तुम कहोगे दो भी ले आओ। समझ रहे हो मेरी बात को, कि दो एफ दो एस से करो सर, और पहले तीन के अंदर दो एफ और एक एस लगाना, चौथे के अंदर आप एस लगाना। समझ रहे हो, तीन एफ ला नहीं सकते, इस तरह से उसकी भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर, बट देयर इज नो नीड। हमने एक ही कर ली, एक को रिमेनिंग, एक को जितने पैसे मिलेंगे 16,000 में से रिमेनिंग बी को मिल जाएंगे। सिंपल कंसेप्ट है, कुछ खास चीज इन्वॉल्व नहीं है इसमें। शॉर्ट शॉर्ट, वो अपने आप बी बन गया, मैं क्या करूं उसमें। एक मिनट रुको जरा।
Two hunters A and B shot at a bear simultaneously. The bear was shot dead with only one hole in its body. Explicitly बता रहा है कि एक ही गोली से मरा, किसी एक ने मारा है ना. प्रोबेबिलिटी, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Probability of A shooting the bear is 0.8 and that of B shooting the bear is 0.4. और फिर उस बेयर की बॉडी को बेच दिया गया 28,000 के अंदर. तो अब किस तरीके से फेयर वे के अंदर ए एंड बी के अंदर ये पैसे बटेंगे? अगेन द मैथमेटिकल कंसेप्ट, द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन. तो सोचो जरा, इस इंफॉर्मेशन के साथ में आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि ए ने मारा है. बस इतना निकाल लो तो उसकी प्रोबेबिलिटी लेट से P आती है, तो P इंटू 28,000 A को मिल जाएगा, बाकी B को मिल जाएगा. क्या इसमें कुछ ये चीज नजर आ रही है कि कोई इवेंट हो गई है? द बेयर वाज शॉट डेड, ये हो गया है. गिवन दैट दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए किल्ड द बेयर? द बेयर वाज किल्ड with extra information कि किसी एक ने मारा, with one hole in its body. किसी ने किया हो? आंसर मैच करवा लो. अच्छा, हम एक के मारने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं बेयर को, गिवन दैट बेयर वाज किल्ड विद वन होल इन इट्स बॉडी. ठीक है, तो मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं ए ने मारा है, कैपिटल बी से डिनोट कर रहा हूं बी ने मारा है. ठीक है ना? तो पहले तो ये बताओ गिवन दैट में क्या आएगा इवेंट के हिसाब से? ए ने मारा है या बी ने मारा है ना? ए ने मारा है तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी ने नहीं. सही है, ए ने मारा है बी ने नहीं. और या फिर ए ने नहीं मारा बी ने मारा है. ये इवेंट हो चुकी है, यही गिवन है आपको. ठीक बात? अब करके देखो आगे, मेरे हिसाब से आप बना लोगे. अच्छा, डिनोमिनेटर भरवाना शुरू करो.
ए ने मारा है, बी ने नहीं। 0.8 इंटू 0.6, ए ने नहीं मारा, इंटू बी ने मारा है, ठीक है। और न्यूमरेटर के अंदर दिस इंटरसेक्शन दिस इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? मतलब खैर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए के अंदर जो बी ना हो, तो वही वाला पार्ट आ गया ना, समझ गए होंगे। ऊपर क्या लिखूं बताओ? 0.8 इंटू 0.6, ये प्रोबेबिलिटी निकाल लो आप, और इसको 28,000 से मल्टीप्लाई करके ए को दे दो। कितना आता है प्रोबेबिलिटी, देखो जरा। नहीं, कितना? मेरे को पता नहीं है कितना आता है, पक्का 6/7 अगर आया तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए को कितना मिलेगा? 6/7 इंटू 28,000, दैट इज कितना आया? 24,000, ठीक है। वो कैलकुलेट कर लेना, लोगों ने बताया 6/7 तो मैंने मान लिया। रिमेनिंग अपने पास नहीं रखना है, यू हैव टू गिव इट टू बी। The point is selected at random inside an equilateral triangle whose side length is 3 units. Find the probability that its distance to any vertex is greater than 1.
तुमको ये फील आया कि ये क्वेश्चन जो है किस कंसेप्ट पे, कि आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से कोई पॉइंट पिक कर रहे हैं, ओके, कहीं से भी। अब देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज जरूर आ गई होगी कि ये कंसेप्ट जो है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी वाला आ गया। और मेरे हिसाब से तुम ये भी समझ गए होंगे सर इस बार कुछ एरिया अपॉन एरिया टाइप बनेगा। वो याद है ना ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, अपने लेंथ अपॉन लेंथ, एरिया अपॉन एरिया, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो तुमने कहा कि आप इस पूरे रीजन में से इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 साइड लेंथ वाला, उसमें से एक पॉइंट पिक कर सकते हैं, तो इसका एरिया सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है ना। एंड दैट इज रूट 3/4 a square. This will be the sample space. अब बात करते हैं इवेंट की, कि पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि उसकी सभी वर्टाइसेस से दूरी कम से कम 1 यूनिट होनी चाहिए, ठीक बात। जैसे मैं इस वर्टेक्स पर गया और मैं चाहता हूं कि इस वर्टेक्स से पॉइंट मैं ऐसा सेलेक्ट करूं फेवरेबल केसेस में कि इससे जो डिस्टेंस है कम से कम 1 यूनिट का रहे, कम से कम 1 यूनिट का रहे, समझ रहे हो। तो तुम कहोगे कि सर एक आर्क, सर्कुलर आर्क 1 रेडियस का ड्रॉ कर दीजिए। इस वर्टेक्स के लिए सारे उधर के पॉइंट इससे मोर देन 1 यूनिट के डिस्टेंस पे रहेंगे। ये बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है ना। मेरे को लगता है अब तो तुम समझ गए होंगे सर इस पे भी ड्रॉ कीजिए, इससे भी तो दूर रखना है आपको और इससे भी दूर रखना है। तो फेवरेबल रीजन फॉर सेलेक्टिंग द पॉइंट्स क्या आ गया? दिस रीजन, ठीक बात। अब तुम कहोगे कि सर ये जो रीजन है, इस रीजन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया को, है ना। यू विल से कि सर ट्रायंगल का जो एरिया है उसमें आप इन तीनों सर्कुलर आर्क के एरियाज को घटा दीजिए, तो इट इज रूट 3/4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस कर रहा हूं। तुम्हें यह भी तो नजर आ गया होगा कि सर क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा और सभी सर्कुलर आर्क के रीजन के एरिया बराबर होंगे, तो किसी एक का एरिया निकाल लीजिए पहले। अब सर्कुलर आर्क का एरिया आपको 11th में बताया होगा, कैसे? हाँ, तो वो हाफ आर स्क्वायर थीटा, यही था ना शायद। तो मैं ऐसा लिख दूं, इट इज 3 टाइम हाफ आर स्क्वायर एंड थीटा, थीटा मेजर्ड इन रेडियन, ठीक है ना, यही था ना एरिया ऑफ द सर्कुलर आर्क, जितना मुझे याद आ रहा है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी।
जो भी आई कैलकुलेट कर लेना। चलो आगे। कितना है? 1/,
कितना है? नहीं, ये आंसर नहीं। और किसी ने निकाला हो? देखो, यूनिट रेडियस का सर्कल, तुमको 2 पॉइंट मार्क करने, तुम एक तो कहीं पे भी मार्क करो, है ना। अभी एक का तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि एक तो सर कहीं पे भी मार्क करो। लेट्स से मैंने यहां पर मार्क किया, और दूसरा पॉइंट मुझे ऐसे मार्क करना है सरकमफरेंस पर कि उसकी और इसका डिस्टेंस कम से कम 1 यूनिट का रहे। मैंने लेट्स से यहां मार्क कर दिया, लेट्स से क्यू यहां मार्क कर दिया कि ये जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट का है। अभी 1 यूनिट का ले रहा हूं। तुम कहोगे ना सर क्यू इधर भी तो आ सकता है, क्यू इधर भी आ सकता है, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। पी को तो कहीं पे भी ले सकते हो सर, आपने एक बार पी फिक्स कर दिया कि ये पी है, इसके बाद में क्यू आपने यहां लिया, यहां लिया। अब तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा कि सर वैसे देखा जाए तो मैं क्यू को कहीं पर भी ले सकता था ऑन दिस सरकमफरेंस सैंपल स्पेस, कहीं पर भी ले सकता था। इवेंट करवाने के लिए मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया, और अब मैं कह रहा हूं कि सर आप जो है क्यू को यहां से लेकर यहां तक ले लीजिए। बात समझ में आया क्या? अगर पी को आपने एक बार फिक्स कर दिया, पी कहीं पर भी हो, दूसरा पॉइंट जो है आप इस वाले रीजन में ही मार्क करेंगे ना जो मैंने बनाया है। जैसे यहां पर आपने लिया तो अब ऐसी बात है, इसको ज्वाइन करूंगा तो कॉर्ड का लेंथ 1 यूनिट से बड़ा रहेगा। सही है क्या? इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई r सैंपल स्पेस। अब ऊपर मैं इस आर्क की लेंथ लिखूंगा। अच्छा, तुमको मालूम है कि अपन ने 1 यूनिट रेडियस का सर्कल लिया है, तो तुम कहोगे कि सर ये ट्राइंगल तो बन गया इक्विलेटरल, ये π/3, और मेरे हिसाब से पूरा एंगल 2 π/3, and this angle is 4 π/3। सही है ना? अच्छा एक बात बताओ, चलो डायरेक्ट लिख दूं, अगर मैं आपको कहूं कि सर्कल के अंदर तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो आर्क लेंथ होती है, 2 आर्क लेंथ, दे आर प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड बाय दोज आर्क एट सेंटर। याद है या नहीं है? सही है ना? क्लियर है ना? तो इट इज 2 पाई। कौन सी 2 पाई सर? वो पूरा वाला 2 पाई, ठीक है ना। और इस आर्क ने एंगल सबटेंड किया सेंटर पर 4 π/3, तो आर्क लेंथ आर प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंड। रेशियो तो निकालना था, तो मैंने ऐसे लिख दिया 4 π/3 ओवर 2 पाई। तो ये एंगल का रेशियो और आर्क लेंथ का रेशियो बराबर है, तो यही प्रोबेबिलिटी हो गई। इजी था? क्योंकि अभी ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी पर कुछ क्वेश्चंस ही कर रहे हैं,
धीरे धीरे ये भी पकड़ में आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो। The sides of a rectangle are chosen at random, each less than 10 centimeter. All such lengths being equally likely. Find the probability that diagonal of the rectangle is less than 10 centimeter.
तो हम बात कर रहे हैं कि साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए रेक्टेंगल की। तो तुम सोचो जरा कि जैसे मैं ना XY प्लेन पर रेक्टेंगल बना रहा हूं, रेक्टेंगल कहीं भी बनाओ कोई खास बात नहीं, मैंने एक वर्टेक्स यहां पर फिक्स कर दिया और एक वर्टेक्स मैंने एक्स एक्सिस पे लिया और एक वर्टेक्स मैंने वाई एक्सिस पे लिया। ओके, और तुम कहोगे कि सर ये आपका रेक्टेंगल एक तैयार हुआ। ठीक, अब तुम ऐसे कोई से भी रेक्टेंगल पिक कर सकते हो इसके अंदर, जिसकी साइड, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं इसके अंदर कोई भी रेक्टेंगल पिक कर सकता हूं। जैसे सपोज कर इधर ले लिया, ऐसे साइड लेंथ कम रहेंगी ना, 10 सेंटीमीटर से कम रहेंगी ना, अंदर कैसे भी रेक्टेंगल पिक कर सकता हूं। बात समझ में आई? मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं ए बी एंड डी को मार्क करने के बाद में ये कह रहा हूं कि ये जो रेक्टेंगल बना इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट पिक कर लो। जैसे मान लो तुमने कहा मैंने ये वाला पॉइंट पिक किया, लेट्स से ये वाला पॉइंट पिक किया, ये वाला पॉइंट पिक किया, तो मैं कहूंगा कि अब तू इधर परपेंडिकुलर डाल के इधर परपेंडिकुलर डाल के एक रेक्टेंगल तैयार कर ले, इसका साइड लेंथ पक्का 10 सेंटीमीटर से कम रहेगा। एग्री करते हो इस बात से कि सर मैंने इधर मार्क किया, एक पॉइंट इधर पिक किया इस रीजन के अंदर, तो मैं कहूंगा कि एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर, ये इधर कर दे, रेक्टेंगल तैयार कर ले, इसका साइड लेंथ पक्का 10 सेंटीमीटर से कम रहेगा। यू गॉट माय पॉइंट? कि इस तरीके से कोई भी पॉइंट इस रीजन के अंदर मार्क करके मैं रेक्टेंगल बना सकता हूं। तो ये क्या बना मेरा? सैंपल स्पेस। कि सर आप इस तरह से सारे रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, ये सैंपल स्पेस तैयार किया। ठीक है ना, समझ में बात आई? कि सर आपने सैंपल स्पेस तैयार कर लिया, मतलब 10 into 10 100 का एरिया है ना, पॉइंट मार्क कर रहे हो। ओके, ठीक बात। अब हम इवेंट पे जाते हैं कि सर रेक्टेंगल ऐसे होने चाहिए कि जिनके डायगोनल की लेंथ 10 सेंटीमीटर से कम हो। डायगोनल की लेंथ, तुम देख रहे हो कि ये वाला जो रेक्टेंगल है इसके डायगोनल की लेंथ तो ज्यादा है 10। बहुत सारे ऐसे रेक्टेंगल होंगे जिनकी डायगोनल की लेंथ 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। मुझे डायगोनल की लेंथ को 10 सेंटीमीटर से कम रखना है ना। मैंने इसको सपोज करो, इस पर मैं फोकस कर रहा हूं, ये डायगोनल है, ए पॉइंट से ये डायगोनल है, ए पॉइंट मेरा फिक्स है। ठीक है ना, ध्यान से समझना कैसे मैं इवेंट की तरफ जा रहा हूं। मैंने कहा कि आप एक काम करो, ए को सेंटर मान के 10 रेडियस का एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करो। ड्रॉ किया, ए को सेंटर मान के। अब तुम देख रहे हो कि मैं कोई भी रेक्टेंगल बनाऊं इसके अंदर पॉइंट लेके, जैसे तुमने कहा इसके अंदर आपने ये पॉइंट लिया हुआ है ना, इसी से बता दो ये रेक्टेंगल बनाया, तो मानते हो इसके डायगोनल की लेंथ 10 से कम रहेगी? मानते हो ना, फील कर रहे हो कि सर आपने पॉइंट यहां ले लिया, यहां ले लिया, कम रहेगी। सर यहां लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, यहां लेके बनाओगे ना, यहां लेके बनाओगे तो डायगोनल की लेंथ, ऑब्वियसली बात है, बाहर ले लिया तो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गई ना। क्लियर हुई ये बात? तो मेरा फेवरेबल रीजन कौन सा आया? इस सर्कुलर आर्क के साथ में ये जो सर्कुलर आर्क का रीजन बना है ये। ठीक बात, सही है ना? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 10 into 10 और ऊपर 1/4 एरिया ऑफ द सर्कल कर दूं? वन फोर्थ एरिया ऑफ द सर्कल, 1/4 of pi r square.
नेक्स्ट देखो,
कोई भी लाइन है आपके पास, जैसे लेट से लेंथ का लाइन है, इसके 3 टुकड़े करने हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि मैंने ये 3 टुकड़े कर दिए, दिस दिस एंड दिस, और इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछिए कि ये तीनों टुकड़े जो हैं ये ट्रायंगल बना लेंगे, वो हमें मालूम है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब सपोज करो मैं कहूं कि इस सेगमेंट की लेंथ x है, लेट्स से इस सेगमेंट की लेंथ y है और ये रिमेनिंग है। ठीक बात। अब मैं तुमको कहूं कि यार पॉसिबल वेज क्या है, इवेंट की बात नहीं कर रहा, 3 टुकड़े करने के पॉसिबल वेज क्या है। तीन टुकड़े करने के पॉसिबल वेज क्या है, अब तुमको इन पे सोचना है। सेगमेंट की लेंथ जो है, ऑब्वियस सी बात है, तुम ये कहोगे कि सर 3 टुकड़े करने के वेज जो समझ रहा हूं मैं तो यही समझ रहा हूं, तीन टुकड़े हो गए। आपने x को पॉजिटिव रखा, y को पॉजिटिव रखा और थर्ड वाले सेगमेंट को पॉजिटिव रखा, बस 3 टुकड़े हो गए। ठीक बात है ना। मतलब अब देखो हम किस तरह से क्वेश्चन को लेकर आते हैं, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, l माइनस एक्स प्लस वाई पॉजिटिव, दैट मीन्स x प्लस वाई लेस देन l, है ना। मैंने x प्लस वाई इक्वल्स टू l लाइन प्लॉट कर दी, तो ये जो रीजन है x प्लस वाई लेस देन l, ये रीजन कहां आएगा, बिलो द लाइन। तो सैंपल स्पेस क्या बना, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। सही है ना। यहां पर कोई भी पॉइंट मार्क करो सर, x कमा वाई मिलेगा और वो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता हुआ मिलेगा। ऑब्वियस ही बात, यही बात कर रहे हैं कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, x प्लस वाई लेस देन l, दिस लाइन के बिलो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम जा रहे हैं ट्रायंगल बनाने। अब तुम्हें मालूम है कि ट्रायंगल बनाओगे तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी फुलफिल करने चाहिए, 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो तुम कहोगे कि भाई x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन l माइनस एक्स प्लस वाई, पहली बात। फिर दिस प्लस दिस, x प्लस l माइनस एक्स प्लस वाई should be greater than y. Then y plus l minus x plus y should be greater than x. क्लियर है ना। 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा, तो हमने सारे पॉसिबल वेज लिख दिए कि 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अब जरा पहले इसको देख ले, नीचे शुरू कर दे, ये क्या चीज है। y तो कैंसिल हो गया ना, बताओ। x शुड बी लेस देन l बाई 2। अब जरा मैं फेवरेबल वेज मार्क कर रहा हूं, x शुड बी लेस देन l बाई 2, तो तुम कहोगे x इक्वल्स टू l बाई 2 लाइन मार्क कर दीजिए, x इक्वल्स टू l बाई 2। तो डायग्राम ऐसा बना, ये तो साइड बड़ी बन गई, ये साइड छोटी बन गई, जबकि होनी बराबर चाहिए। डायग्राम से फील भी तो आनी चाहिए, फील के चक्कर में चलो।
तो ये तो x प्लस वाई इक्वल्स टू एल थी, वो तो समझ गए थे। अच्छा, अब x लेस देन एल बाई टू, क्या ये जो लाइन है दिस इज x इक्वल्स टू एल बाई टू लाइन, सही है? तो तुम कहोगे सर x लेस देन एल बाई टू का मतलब इधर होना चाहिए, रहेंगे तो इसी ट्राइंगल के अंदर, ये तो टोटल केसेस है सर, इधर होना चाहिए। ठीक है, ओके। मेरे को लगता है यहां से तुम समझ गए होंगे कि सर दिस विल गिव यू y लेस देन एल बाई टू। देखो जरा, y लेस देन एल बाई टू। अच्छा, तुम मानते हो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू एल लाइन है, तो ये जो पॉइंट है दिस इज एल बाई टू, एल बाई टू, तो y इक्वल्स टू एल बाई टू लाइन मैंने प्लॉट कर दी, और y लेस देन एल बाई टू इसके नीचे होना चाहिए सर। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक। और अब ये जो कहानी है पहली वाली, ये क्या है? x प्लस वाई ग्रेटर देन एल बाई टू, ठीक है ना? अगर मैं तुमको कहूं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू एल बाई टू लाइन कौन सी है, आप कहोगे सर ये वाली है, एल बाई टू, ये भी तो एल बाई टू है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0, एल बाई टू, तो ये वाली लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू एल बाई टू है या नहीं? और मुझे चाहिए x प्लस वाई ग्रेटर देन एल बाई टू, तो कहां चला जाऊं सर? इस लाइन के ऊपर चले जाओ। तो क्या तुम फेवरेबल रीजन को मार्क कर सकते हो? ठीक है, समझ में आई बात? कि यहां से कोई भी पॉइंट पिक कर लीजिए इसके अंदर से x, y, वो आपका ट्राइंगल बना देगा, क्योंकि वो x, y ट्राइंगल इनइक्वालिटी को फुलफिल कर रहा है। अब कोई डायरेक्टली मुझे प्रोबेबिलिटी बता देगा क्या? 1/4। समझ गए ना 1/4 कैसे बोल रहा हूं? नोट कर लिया?
Mr. A starts from a town X any time between 1 p.m. to 4 p.m. walks towards town Y which is situated on a straight road 4 kilometer away with a speed of 4 kilometer per hour. Mr. B starts from town Y at any time between 1 p.m. to 4 p.m. and walks towards town X on the same road with same speed. वो भी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है. Assuming all times of starting are equally likely, find the probability that they meet on the way. ठीक है, ये आपको घर पे ट्राई करना है. अभी एक छोटा सा आर्टिकल बचा हुआ है बट इट विल टेक एटलीस्ट 40 मिनट्स, तो उसको तो अपन अगली क्लास में ही लेंगे. छोटा आर्टिकल वो है पर समझाने में तो टाइम लगता है. तो यहां तक आप वो आर्टिकल जो है ना वो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, तो उसके ऊपर मेंस के अंदर एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो थोड़ा अच्छे से समझाएंगे. तो डीपीपी 7 के फर्स्ट 15 क्वेश्चन कर लेना और डीपीपी 6 तो आपको कंप्लीट करना ही है. ठीक है ना. तो अपना होमवर्क ये रहेगा. 7 मिल गया क्या? नहीं मिला? आज बंटवा दूंगा. डीपीपी 7 फर्स्ट 15 क्वेश्चंस. Next class will be the last class of probability theoretically. ठीक है. Okay, thank you.